नमस्कार बच्चों, सोशल विद सविता चैनल पे आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 9th के सामाजिक विज्ञान के जो सोशल साइंस है क्लास 9 और ये देखिए 25-26 सेशन के हम उसके सैम्पल पेपर प्रैक्टिस पेपर जो है अभ्यास पत्र जो है वो करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे, और ये DOE की तरफ से आया हुआ है। 80 नंबर के जैसे हमारा पेपर होता है, पूरा पेपर की तरह प्रॉपर है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। और ये अलग अलग पैटर्न में बता चुकी हूँ कि हमारा पैटर्न चेंज हो चुका है। तो पहले हिस्ट्री के शुरू हो रहा है। ये देखिए खंडे हिस्ट्री। पहला प्रश्न का आंसर देखिए, आप प्रश्न पढ़ते जाइएगा, मैं आंसर बताते जाती हूँ। बी है। सेकंड प्रश्न जो है इसका आंसर डी हो जाएगा। फ्रांस के मुद्रे जो समाप्त हो चुका, लिवरे कहा जाता था। और अगला प्रश्न है, और साइड में मैंने आंसर भी लिखा है तो वो भी आप देखते चलिएगा। और ये थर्ड देखिए, यहाँ थर्ड है, गुजर बकरवाल घुमंतु चरवाहे समुदाय किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से है? तो जम्मू कश्मीर से है, यहाँ ऑप्शन लिखा हुआ है। और फोर्थ के देखिएगा, फोर्थ के ए विकल्प हो जाएगा सही। इसी तरह से अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अब इसमें 4 है अलग अलग पैटर्न में, तो पैटर्न वाइज दिया हुआ है एक साथ। अब जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था एक साथ नहीं दिया हुआ, सब्जेक्ट वाइज दिया हुआ है। तब चलिए हम 5वां क्वेश्चन देखते हैं। कोकड़ी किसान धंगर चरवाहे समुदाय के आवागमन से किस प्रकार लाभान्वित होते थे? और इस तरह से 7th को 6th भी देख लीजिए, 7th भी देख लीजिए, और 7th के ए और बी भी देख लीजिए, और ये अनुच्छेद। तो चलिए अब हम आंसर ये सभी को एक साथ देखते हैं, और क्वेश्चन भी मैं अभी दिखाऊंगी। चलिए अब हम देखते हैं इनका आंसर। तो ये देखिए बच्चों, हमारा जो 5वां क्वेश्चन है कि कोकड़ी किसान धंगर चरवाहे समुदाय के आवागमन से किस प्रकार लाभान्वित प्रश्न है। और आंसर देख सकते हैं यहाँ पे कि कोकड़ी किसान धंगर चरवाहे समुदाय के आवागमन से लाभान्वित होते थे। क्यों होते थे? क्योंकि भूमि की उर्वरता बढ़ती थी। जो धंगरों के पशुओं गोबर मलमूत्र छोड़ते थे, जिससे भूमि की उपजाऊ बनती थी। और ये जो पारस्परिक लाभ कोकड़ी किसानों और धंगर दोनों समुदाय के एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करते थे, इससे दोनों को लाभ होता था। अगला प्रश्न 6th देख लीजिए, जो हमारा सैंपल पेपर में 6th प्रश्न है। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत में मध्य वर्ग की भूमिका के वर्णन कीजिए। तो देख सकते हैं फ्रांसीसी क्रांति के मध्य वर्ग की भूमिका क्या है? नेतृत्व और समर्थन है। सेकंड पॉइंट है आर्थिक और सामाजिक सुधार। तो इस तरह से आप आंसर देख लीजिएगा, और कॉपी पेन ले लीजिए बच्चों। कॉपी पेन ले करके इसे नोट भी करते हुए चलिएगा, ताकि बाद में आप आराम से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। हमारा पेपर के जो डेट है बिल्कुल नज़दीक आ चुका है, तो इसे रिविजन भी करते चलिएगा। और अगला हमारा 7th प्रश्न है। 7th का ये है, जो सैंपल पेपर में हमारा 7th के दिया हुआ है। रोबेस्पियर के शासन काल को आतंक काल क्यों कहा जाता है? वर्णन कीजिए। तो यहाँ देख सकते हैं ये 5 नंबर का हमारा प्रश्न था। रोबेस्पियर का शासन काल जो 1793 से 1794 को आतंक काल कहा गया है, क्योंकि गिलोटिन के माध्यम से बड़े पैमाने पर फांसी, मतलब गिलोटिन एक तरह का मशीन होता था जिसे फांसी पर चढ़ा दिया था, जिन्हें अपने विरोधियों और कथित दुश्मनों को गिलोटिन के माध्यम से फांसी दिलवाई, जिससे हजारों लोग को मौत हुई। आतंकवादियों नीतियों का पालन, जिन्हें आतंकवादियों नीतियों के अपनाया और अपने विरोधी को दबाने के लिए कठोर कदम उठाए, जिससे जनता के भय और आतंक फैल गया। थर्ड है जनता के व्यापक भय और असुरक्षा। इस दौरान जनता के व्यापक भय और असुरक्षा का माहौल था, जिससे लोग अपने विचारों को व्यक्त करने से डरते थे और सरकार के खिलाफ बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। अब हम 7th प्रश्न के अथवा जो करेंगे, पार्ट बी है। देख सकते हैं कि अथवा है, बी है। फ्रांसीसी क्रांति का विश्व पर पड़े किन्हीं 5 प्रभावों की व्याख्या कीजिए। ये भी 5 नंबर का प्रश्न था। तो यहाँ से देख सकते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति के विश्व पर निम्नलिखित प्रभाव पड़े हैं। पहला है लोकतंत्र और समानता की भावनाएं। फ्रांसीसी क्रांति ने लोकतंत्र और समानता की भावनाओं को बढ़ावा दिया, जिससे विश्व भर में लोग ने अपने अधिकारों के लिए लड़ना शुरू किया। सेकेंड है राष्ट्रवाद की भावना। क्रांति के राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा दिया, जिससे लोग अपने राष्ट्रीय पहचान और स्वतंत्रता के लिए लड़ना शुरू किए। थर्ड है उदारवाद और मानव अधिकार। क्रांति के उदारवाद और मानव अधिकारों की
अवधारणाओं को बढ़ावा दिया, जिससे लोगों ने व्यक्ति स्वतंत्रता और अधिकारों के लिए लड़ना शुरू किया। उसी तरह से हमारा 4th पॉइंट है और 5 नंबर के क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा एक क्वेश्चन बड़ा है, तो आप सारे क्वेश्चन नोट करते हुए भी चलिएगा। चलिए अब अगले प्रश्न, जो हमारा पैराग्राफ है, केस स्टडी अनुच्छेद है, मैंने दिखाया जो था अभी। यहाँ एक बार आपको पैराग्राफ दिखा भी देती हूँ। ये देखिए, अभी हमने जो प्रश्न करे थे, अब हमारा ये जो अनुच्छेद है, आप इस अनुच्छेद को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इस अनुच्छेद को पूरी तरह से पढ़ लीजिएगा और पढ़ने के बाद आपको इस अनुच्छेद को पढ़ लीजिएगा और उसके बाद इसमें से आंसर आप कोशिश करिएगा इसमें से ढूंढने के। मैंने आपके आंसर अलग से लिख दिया है, इसमें से ही आपको ढूंढ करके तो आप देख लीजिए। चलिए आंसर मैं दिखाती हूँ। तो देख सकते हैं हमारा जो पहला प्रश्न है, किन वनों उत्पादों के व्यापक अंग्रेजों के आवागमन से पहले से भी किया गया था। तो अंग्रेजों के आवागमन से पहले हाथियों और दूसरे सामान, जैसे यहाँ हाथियों आएगा, खाल सींग, जैसे खाल सींग, रेशम के कोए, हाथी दांत, बांस, मसाले, रेसे, घास, गोंद या राल के व्यापार के सबूत मिले कि लोग ये व्यापार करते थे। अब हमारा जो पैराग्राफ के सेकंड प्रश्न है, अंग्रेजों के आवागमन के बाद इस व्यापार से क्या परिवर्तन हुआ। तो देख सकते हैं कि अंग्रेजों के आवागमन के बाद पूरी तरह से सरकार नियंत्रण चला गया। सरकारी जो नियंत्रण ब्रिटिश सरकार के कई बड़ी यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों को विशेष इलाकों में वन उत्पादों में व्यापार की इजाज़तदारी को सौंप दिया गया, मतलब उनको इजाज़त दे दिया। स्थानीय लोग द्वारा शिकार करने और पशुओं चराने पर बंदी से रोक लगा दी गई। और उसी तरह से थर्ड देखिए, अब इन परिवर्तनों का निवासियों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, व्याख्या कीजिए। तो देख सकते हैं कि इन परिवर्तनों के कारण मद्रास प्रेसिडेंटी, कोयम्बटूर, कच्छ और यरकून जैसे अनेक चरागाहों और घुमंतू समुदाय अपने जीवन से हाथ धो बैठे। इनमें से कुछ को अपराधी काबिलों को जानने लगे और ये सरकार की निगरानी में खदानों, मतलब सरकार के निगरानी में, सरकार के देखरेख में खदानों और कारखानों में, बागानों में काम करने के मजबूर हो गए, कि इनका रोजगार चला गया। तो आप देख सकते हैं अभी हमने पैराग्राफ के जो ये पैराग्राफ हमारे थे, इसके हमने क्वेश्चन करे हैं और आप भी इसमें से पढ़ करके कर लीजिएगा, नहीं तो जो मैंने कराया उसे कर लीजिएगा। अब अगला हमारा मैप के जो क्वेश्चन है, देख सकते हैं बच्चों कि मानचित्र के क्वेश्चन है, कि फ्रांसीसी मानचित्र के ये 2 क्वेश्चन है। फ्रांस की राजधानी कहाँ है और दास व्यापार से संबंधित शहर है, और ये दृष्टिबाधी बच्चों के लिए है, तो 2 नंबर के हिस्ट्री के मैप आता है। तो यहाँ 2, फ्रांस की राजधानी पेरिस है और दास व्यापार संबंधी शहर जो नाइन्थेस है। तो मैं मैप में भर के दिखाती हूँ जो हमारा मैप है फ्रांस का। तो बच्चों देखिए, आपको मैप में इस तरह से ऑप्शन दिया होगा, वहाँ पे ये लिखा होगा और भी, तो ये पेरिस हो गया, ये नाइन्थेस हो गया, ये फ्रांस के मैप है। तो इस तरह से आपको भर लेना है। देखते हैं कि यहाँ पर आपका पेरिस, अभी मैंने भर के दिखा दिया, पेरिस आ गया, यहाँ पे नाइन्थेस आ गया। तो आप इस तरह से भी, पेरिस आ गया यहाँ पे और यहाँ पे नाइन्थेस, तो ये भर सकते हैं। चलिए अब हम अगले प्रश्न की, अब हमारा जो खंड ख शुरू हो गया, ये देख सकते हैं खंड ख प्रश्न 10 शुरू हो गया। तो ये 10 प्रश्न के आप पढ़िए इसको, और इसका मैं ऑप्शन सी होगा सही, यहाँ भी देखिए मैं ऑप्शन लिखी हुई हूँ, इस तरह से आप करते हुए चलिए। और 11th क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए, यहाँ देखिए नीचे दिए गए विशेषताओं के आधार पर विकल्प को पहचानिए, भारत में कौन सा भौतिक स्वरूप है। तो इसका आंसर जो है सी है, तटीय मैदान हो गया। आप ये पूरा पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आप आंसर दीजिएगा। अगला हमारा प्रश्न है, देखिए जो 12 है, उचित विकल्प की सहायता से, ये खाली स्थान है, लूनी नदी जो है, तो ये है भारतीय मरुस्थल में बहती है, यहाँ ऑप्शन लिखा हुआ। और देखिए भारत के पूर्वी पड़ोसी देश बांग्लादेश है, इस तरह से। और हम अब क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। देखिए हमारा जो क्वेश्चन आंसर है 14, 15 और 16 के ए और बी और 17 के ए बी।
चलिए मैं एक ही साथ अब सारा प्रश्न को दिखाती हूँ और हम ये मैप भी देख लीजिए। तो सारा आंसर मैं अब दिखा रही हूँ आपको, क्वेश्चन भी दिखाऊंगी, आंसर भी। चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं बच्चों, ये भूगोल ज्योग्राफी के हमारा आ गया सैम्पल पेपर में। तो जो हमने क्वेश्चन देखा था कि सिंधु नदी तंत्र की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, तो यहाँ देख सकते हैं कि सिंधु नदी तंत्र एक प्रमुख नदी तंत्र है जो तिब्बत के कैलाश पर्वत से निकलती है। इसकी मुख्य सहायक नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज है। यह नदी तंत्र पाकिस्तान में बहती है और अरब सागर में मिलती है। अगला हमारा 15 नंबर का प्रश्न है, भारत के भौगोलिक विस्तार का वर्णन कीजिए। तो आंसर, भारत का क्षेत्रफल लगभग 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। यह उत्तर में मेघालय, दक्षिण में हिंद महासागर और पूरब में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर से घिरा हुआ है। भारत में विभिन्न भौतिक विशेषताएं हैं, जिससे कि पहाड़, हिमालय मैदान, गंगा सतलुज मैदान, पठार, दक्कन का पठार और तटीय मैदान। चलिए बच्चों अगला प्रश्न हम देखते हैं। हमारा 16 नंबर का प्रश्न है, 16 का ये है, 16 का ये है, हिमालय की नदियों की विशेषताएं का उल्लेख। ये तो सभी बच्चों को आता होगा, फिर भी चलिए देख लेते हैं। हिमालय की नदियाँ बर्फ से पिघलने वाली पानी से भर जाती है। ये नदियाँ लंबी साल भर बहती है क्योंकि इसमें ग्लेशियर से पानी मिलता है और इनमें बाढ़ की संभावना अधिक होती है। ये नदियाँ अपने मार्ग में गहन कटाव करती है और भी आकार की घाटी बनाती है। उदाहरण के लिए गंगा और ब्रह्मपुत्र। अथवा देखिए, अब हम जो 16 के बी देखेंगे बच्चों, ये देख सकते हैं यहाँ पे प्रायद्वीपीय नदियों को विशेषता। अभी हम हिमालय के देखे थे। प्रायद्वीपीय नदियाँ मुख्य वर्षा पर निर्भर करती है। बारिश के टाइम में मौसमी होती है, इनमें पानी का प्रवाह मौसम के अनुसार बदलता रहता है। ये नदियाँ मौसमी है क्योंकि ये वर्षा पर निर्भर रहती है। इनका प्रवाह धीमी होता है, उदाहरण जैसे गोदावरी, कृष्णा। अब 17 नंबर के जो प्रश्न है बच्चे, हम वो करेंगे। 17 का ये, नदी प्रदूषण को खत्म करने हेतु कुछ सुझाव दीजिए। तो उत्तर, ये देखिए, औद्योगिक अपशिष्ट पर नियंत्रण। उद्योगों को अपने अपशिष्ट को नदियों में छोड़ने से पहले उपचारित करना चाहिए। मतलब कूड़े कचरे ऐसे नदियों में तो वो क्या करता है और प्रदूषित फैलाता है। सेकंड है जागरूकता फैलाना, लोगों को नदियों में कचरा फेंकने के लिए जागरूक करना चाहिए। थर्ड है सीवेज उपचार संयंत्र, सीवेज को सीधे नदियों में छोड़ने के बजाय उपचारित करने के लिए संयंत्र स्थापित करने चाहिए। फोर्थ है सफाई अभियान, नदियों को नियमित सफाई के लिए सरकारी और सामुदायिक अभियान चलाने चाहिए। अब ये देखिए अथवा है, 17 का अथवा है बच्चों। तब हम चलिए इसका बी पार्ट देखते हैं। 17 का बी है, ये देखिए, किसी देश की अर्थव्यवस्था में नदियों का क्या महत्व लिखिए। तो ये देखिए उत्तर, कृषि और सिंचाई। नदियाँ कृषि के लिए सिंचाई का मुख्य स्रोत है। और अगला है जल विद्युत उत्पादन, मतलब जल से बिजली भी बनती है, तो नदियों पर बांध बनाकर बिजली उत्पन्न करना। व्यापार और परिवहन, नदी जल परिवहन एक सस्ता और प्रभावी साधन प्रदान करती है। फोर्थ है पर्यटन और मनोरंजन, नदी पर्यटन को बढ़ावा देती है और मनोरंजन का अवसर प्रदान करते हैं। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर देखते हैं बच्चों। और हमारा मानचित्र है, मैंने दिखाया था अभी, 3 नंबर के मैप है जो 3 नंबर का। देखिए मानचित्र 18 नंबर का जो हमारा प्रश्न है। सलाल बांध ये जम्मू कश्मीर में है। टिहरी बांध उत्तराखंड में है। ये बस मैंने बताया है कहाँ पे, हीराकुंड बांध उड़ीसा में, नागा अर्जुन बांध तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। तो ये देखिए मैंने नीचे भर के भी दिखाया है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो देख सकते हैं उत्तराखंड में टिहरी बांध, जम्मू कश्मीर में ये हो गया सलाल बांध, और नागा अर्जुन बांध आंध्र प्रदेश में, हीराकुंड बांध उड़ीसा में। तो इस तरह से आप भी मानचित्र में भर सकते हैं। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। हम देख सकते हैं बच्चों कि हमने ये मानचित्र के कार्य कर चुके हैं। अब 18 नंबर का 3 नंबर का मैप था, तो मैंने बता दिया कि सलाल बांध कहाँ पे है, टिहरी बांध, हीराकुंड बांध और नागा अर्जुन बांध। तो इस तरह से आप मैप में भर लीजिएगा। ये दृष्टिबाधी बच्चों के लिए है। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अब ये राजनीतिक विज्ञान, सामाजिक और राजनीतिक जीवन के खंड ग आ गया। 19 नंबर का प्रश्न,
देखिए, और इसमें पढ़ते हुए प्रश्न को इसका आंसर ए होगा। आप प्रश्न पढ़ लीजिएगा क्योंकि ज़्यादा एक्सप्लेन करने में वीडियो लंबा हो जाएगा। 20 नंबर के क्वेश्चन, इसका आंसर डी हो जाएगा। ये सभी होगा। देखिए, मैंने साइड साइड में आंसर भी लिख दिया है बच्चों। ये इसका आंसर डी होगा। 21 नंबर के इसका सी हो जाएगा। और 22 नंबर का जो देखिए, इसका जो आंसर बी होगा। 23 नंबर के जो है, इसका आंसर देखिए सी होगा। यहाँ पे सी होगा। साइड में मैंने आंसर भी लिख दिया है ताकि आप देख सकते हैं। 24 नंबर के जो है क्वेश्चन, इसका आंसर होगा बी होगा। अब हम चलिए अब अपना प्रश्न शुरू करते हैं। अब ये देखिए, हमारा लोकतंत्र निर्णय लेने की गुणवत्ता में सुधार करता है उपयुक्त तर्कों के साथ। तो ये 2 नंबर का है। 26 क्वेश्चन, 27 की ए और बी, और हमारा ये पैराग्राफ। चलिए हम देखते हैं। और पैराग्राफ में देखिए थोड़ा सा नंबरिंग में ये शायद मिस्टेक हो गया होगा उनको प्रिंट करने में, जो डीओई से प्रिंट करते हैं, क्योंकि यहाँ 28 का ए होना चाहिए यहाँ। तो कोई बात नहीं, हमें बस पढ़ने से मतलब है। तो चलिए हम अपना आंसर देखते हैं। और राजनीतिक जीवन के जो क्वेश्चन था 25 नंबर का, तो ये देखिए इसका आंसर। लोकतंत्र निर्णय लेने की गुणवत्ता सुधार करता है उपयुक्त तर्कों के साथ। इसका कथन की पुष्टि कीजिए। लोकतंत्र निर्णय लेने की गुणवत्ता सुधार करता है क्योंकि यह प्रणाली जनता की भागीदारी और उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से निर्णय लेने पर आधारित है। यह कुछ तर्क दिए गए हैं जो इस कथन की पुष्टि करता है। जनता की भागीदारी, जवाबदेही, विभिन्न दृष्टिकोण का समावेश और निर्णय लेने की प्रक्रिया का पारदर्शिता। यदि एक क्वेश्चन 5 नंबर में आएगा तो आप इसको एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा 26 नंबर का क्वेश्चन जो है, लोकतंत्र की 3 मुख्य विशेषताएं। स्वतंत्र और निष्पक्ष हो गया पहला। लोकतंत्र की अपनी पसंद अपने नेता को चुनने का अधिकार होता है और चुनाव के समय अपने समान अवसर मिलते हैं। सेकेंड पॉइंट देखिए, समानता का अधिकार, सभी नागरिकों को एक वोट और समान कानूनी अधिकार प्राप्त होते हैं। थर्ड पॉइंट हो गया, उत्तरदायित्व, सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है और उनके संवैधानिक कानूनों के सीमा में रहकर काम करना होता है। चलिए अगला प्रश्न बच्चों हम बढ़ते हैं 27 के ए। 5 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्यों की व्याख्या कीजिए। भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य। संप्रभुता, भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है और अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में खुद निर्णय लेता है। सेकेंड है समाजवाद, सरकार लोगों के भलाई और आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करती है। धर्मनिरपेक्षता, राज्य का कोई अधिकारी धर्म नहीं है, हमारा राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है और ना ही और सभी धर्मों का समान अधिकार माना जाता है। फोर्थ है लोकतंत्र, सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है। गणतंत्र, देश का मुखिया राष्ट्रपति वंशानुगत नहीं होता है बल्कि चुना जाता है। न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित किया जाता है। समानता, कानून के सामने सभी नागरिक समान हैं। स्वतंत्रता, नागरिकों को भाषण देना, अभिव्यक्ति और विश्वास की स्वतंत्रता होती है। अब अथवा प्रश्न हम देखेंगे और 27 के हम बी देखेंगे। देखिए हमारे 27 के बी, किसी भी लोकतांत्रिक देश को संविधान की आवश्यकता क्यों होती है? तो किसी भी लोकतांत्रिक देश के संविधान की आवश्यकता होती है क्योंकि पहला है कानूनी ढांचा, यह सरकार के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करती है कि उसे कैसे काम करना चाहिए। सेकेंड है अधिकारों की सुरक्षा, यह कानून नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है और सरकार की शक्तियों को सीमित करता है। थर्ड है शासन के नियम, यह बताता है कि सरकार कैसे बनेगी, उसकी क्या शक्तियाँ होगी और कैसे काम करेगी। फोर्थ है आपसी विश्वास, यह विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच विश्वास और समन्वय बनाए रखते हैं। चलिए अगला हम अनुच्छेद जो पैराग्राफ है हमारा 28 नंबर के, उसे देखते हैं। तो ये देख सकते हैं, क्या अनूप का देश लोकतांत्रिक है? तो मैं चलिए पैराग्राफ में यहाँ शॉर्ट में मैंने लिख दिया था, तो आप देखिए पैराग्राफ, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा पूरा पैराग्राफ। यहाँ से हम क्वेश्चन करते हैं, अनूप के देश में शासक दल चुनाव के धांधली के माध्यम सत्ता प्राप्त करता है, बताइए क्या अपने अनूप के देश के लोकतांत्रिक देश मानेंगे?
अपने देश उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। तो चलिए हम आंसर देखते हैं। नहीं, नहीं, वहाँ चुनाव में धांधली होती है जो लोकतंत्र के निष्पक्ष और सिद्धांत के खिलाफ है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला हम देखते हैं। ये देखिए हमारा सेकंड प्रश्न है, आकाश के देश में चुनाव के समय पर होता है, परंतु सभी नागरिकों का मत देने का मूल्य नहीं समान नहीं है। बताइए क्या आकाश के देश में लोकतांत्रिक देश मानेंगे? उत्तर दीजिए तर्क में। क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश के नहीं है, क्योंकि हर व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार नहीं है, सामान्य मूल्य नहीं है। चलिए फिर भी मैं आंसर आप लोग को इसका नहीं, वहाँ भी वोट का मूल्य समान नहीं है। जो लोकतांत्रिक में एक व्यक्ति वोट का मूल्य होता है, इसलिए इसके खिलाफ है, तो वहाँ भी लोकतांत्रिक नहीं है। अब हम थर्ड देखेंगे। चलिए ये देखिए हमारा थर्ड देखिए, लोकतंत्र के समर्थन में कोई दो तर्क दीजिए। चलिए अब हम आंसर देखते हैं इसका। ये देखिए लोकतंत्र के समर्थन में दो तर्क है। जवाबदेही, जो सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है, अधिकारों की सुरक्षा, नागरिकों के अधिकारों के सुरक्षा प्रदान करती है, रक्षा करती है। अब ये देखिए बच्चों हमारा जो खंड घ आ गया अर्थशास्त्र का। तो चलिए हम थोड़ा सा इसे ऊपर करते हैं ताकि आप जल्दी जल्दी आंसर देखते जाइए। और ये देखिए 29 का ए हो जाएगा। यहाँ मैंने आंसर लिख दिया है, आप पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, फिर आंसर आप कर लीजिएगा। और ये देखिए 13 का जो 13 है इसका बी हो जाएगा। 13 का बी हो जाएगा, यानी मैंने आंसर। और 31 का भी बी हो जाएगा, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र में पशुपालन और खनन आता है, तो इसलिए बी हो जाएगा। और फिर अगला हम 32 देखते हैं। 32 प्रश्न 32 का भी बी हो जाएगा, मानव पूंजी, इसमें ज्ञान और कौशल। 33 जो है ए हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र, और 34 जो है सी हो जाएगा। अब चलिए अब हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। हमारा जो एक क्वेश्चन आंसर है यहाँ 35, 36, 37 में दो क्वेश्चन है और 38 पैराग्राफ है। चलिए हम देखते हैं जल्दी। चलिए 35 नंबर के हम क्वेश्चन देखते हैं। पालमपुर में की जाने वाले किन्हीं दो आर्थिक गतिविधियों के नाम लिखिए। तो पालमपुर में आर्थिक गतिविधियाँ खेती, गैर कृषि आर्थिक गतिविधियाँ जैसे डेयरी, छोटी बड़ी दुकानदारी चलाना, परिवहन आदि। और अगला है हमारा 37 नंबर का प्रश्न है, इसे हम देखेंगे। चलिए भारत में शहरी क्षेत्रों में अधिकांशतः शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है। कथन में समर्थन के उपयुक्त तर्क दीजिए। शहरी क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगारी इसलिए अधिक है क्योंकि नौकरी चाहने वाले की संख्या नौकरियों की उपलब्धता से ज़्यादा है। इसके अलावा शिक्षा प्रणाली रोजगार के लिए आवश्यकता कौशल प्रदान नहीं करता, जिससे डिग्री धारकों को भी बेरोजगार रहते हैं। अगला हम जो 37 नंबर के हमारा 37 का ये है। ये देखिए बेरोजगारी को दूर करने हेतु कुछ उपाय सुझाए। तो कौशल विकास कार्यक्रम, युवाओं के रोजगार के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करना, तो लघु उद्योग को बढ़ावा और छोटे और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना। और फोर्थ हो गया रोजगार के अवसर, नई सरकारी योजनाओं को निवेश से रोजगार के अवसर बढ़ना। और शैक्षिक सुधार मतलब शिक्षा को बाजार की जरूरतों के अनुसार, मतलब शिक्षा के बजट जिस तरह से शिक्षा के सुधार करना। और अगला हमारा अथवा है जो 37 नंबर का प्रश्न है। तो ये देख सकते हैं बच्चे हमारा मानव पूंजी के निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका है। तो लेके मानव पूंजी में निर्माण में शिक्षा की भूमिका है। कौशल विकास, शिक्षा व्यक्ति के ज्ञान और कौशल प्रदान करती है। आर्थिक विकास, शिक्षित श्रमिक अधिक उत्पादक होते हैं। 9-4 शिक्षा नए संसाधनों और तकनीकी को बढ़ावा देता है। सामाजिक विकास, शिक्षा सामाजिक सुधारों में योगदान देता है। तो अब ये देखिए हमारा अनुच्छेद वाला क्वेश्चन है जो हमारा पैराग्राफ है। चलिए एक बार ये पैराग्राफ आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। इस पैराग्राफ को पढ़िएगा और एक क्वेश्चन आप उसमें से ढूंढ भी सकते हैं। इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा करने से वीडियो लंबा हो जाएगा। तो ये देखिए बच्चे पहला पैराग्राफ के हरित क्रांति क्या है। तो भारत में हरित क्रांति एक महत्वपूर्ण उदाहरण है कि कैसे बेहतर उत्पादन प्रौद्योगिकी दुर्लभ भूमि संसाधनों को उत्पादकता में तेजी से वृद्धि ला सकती है। और ये देखिए अगला हमारा पैराग्राफ के सेकंड क्वेश्चन है।
हरित क्रांति द्वारा मतलब किसी एक फसल का उल्लेख कीजिए। तो गेहूँ यह एक प्रकार के फसल है जिस प्रकार हरित क्रांति को प्रभाव देखा गया है। और थर्ड है हरित क्रांति को संभव बनाने वाले कारकों की सूची बनाइए। तो बेहतर उत्पादन प्रौद्योगिकी, और सेकेंड है प्रौद्योगिक सूचना का उपयोग, और थर्ड है भौतिक मशीनरी तथा प्लांट की अपेक्षा मानव पूंजी का उच्च स्थान प्राप्त करना। तो इस तरह से बच्चे हमारा जो सैंपल पेपर के क्वेश्चन जो है पूरे कंप्लीट हुए। और हमारा सैंपल पेपर के क्वेश्चन जो बच्चे कंप्लीट हुआ। और यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा, कमेंट करिएगा, मेरी वीडियो को हाइप भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा आप, ताकि इसी तरह के वीडियो मैं लाते रहूं। और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। अगले वीडियो में हम जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।